सभी को नमस्ते। इस लेक्चर में हम पॉलिटिकल थ्योरी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ये वीडियो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। साथ ही मैं ये कोशिश भी करूँगा कि मैं अपनी बात को काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझा सकूँ। पॉलिटिकल थ्योरी को समझने से पहले हमें कुछ शब्दों का मतलब समझना होगा, जैसे पॉलिटिक्स, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी। सबसे पहले हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं। अपने शुरुआती समय में इंसान अपनी नेचुरल स्टेट में रहता था। ना कोई समाज था, ना कोई भाषा थी, ना कोई कानून था, ना कोई सुरक्षा थी। इसे हिंदी में मत्स्य न्याय कहा जाता है, जहाँ एक ताकतवर जीव अपने से कमज़ोर को मार देता है और उससे उसका सब कुछ छीन लेता है। लेकिन धीरे धीरे इंसानों ने साथ में रहना शुरू किया। धीरे धीरे भाषा, परिवार, समाज जैसे कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए। लोगों को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता थी, तो उन्होंने आपस में कुछ कानून भी बनाए। अपने लिए कुछ लोगों को चुना जो सारे समाज की सुरक्षा का ध्यान रख सकें और सभी विवादों का शांति से सॉल्यूशन कर सकें। आज इंसान एक ऐसा प्राणी है जो एक समाज में रहता है। एरिस्टोटल की वर्ड्स में इंसान एक पॉलिटिकल एनिमल है। इंसान समाज से बाहर नहीं रह सकता, वो अकेला नहीं रह सकता, उसे दूसरों के साथ ही रहना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि इंसान अपने आप में यूनिक होता है, और जब लोग साथ में एक समाज के तौर पर रहते हैं तो उनके बीच में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। कई चीज़ों पर विवाद पैदा होते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। अब ऐसे में उनके पास अपने विवादों को सुलझाने के लिए दो ही तरीके हैं। या तो वो हिंसा का सहारा लें, वॉयलेंस करें, या शांति से मामले को सुलझाएं जिसमें सभी पक्षों को न्याय मिले। अब शांति से मामले को सुलझाने के लिए कोई बड़ा व्यक्ति, कोई समझदार, कोई पावरफुल व्यक्ति चाहिए जो अपनी समझदारी से मामले को सुलझाए और जिसकी बात को सभी लोग माने। बस यही प्रोसेस जिसमें एक व्यक्ति लोगों के बीच के विवादों को न्यायपूर्वक सुलझाता है और ये डिसाइड करता है कि रिसोर्सेज यानी सभी संसाधनों का बंटवारा किस तरह होगा, यही प्रोसेस कहलाता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एक प्रक्रिया है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स का सॉल्यूशन और रिसोर्सेज का बंटवारा जस्टिस के साथ किया जाता है। आपने अक्सर लोगों को ऑफिस पॉलिटिक्स, स्कूल पॉलिटिक्स जैसे वर्ड्स का यूज़ करते हुए सुना होगा। पॉलिटिक्स वर्ड को अक्सर नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स एक पॉजिटिव प्रोसेस है। पॉलिटिक्स ना सिर्फ एक अच्छी चीज़ है, बल्कि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी भी है। हाँ, लेकिन जब पॉलिटिक्स गलत हाथों में चली जाती है तो ज़रूर सच में नेगेटिव हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि देश के हर व्यक्ति को अपने देश की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए। अदरवाइज चोर उचक्के, गुंडे और करप्ट लोग पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और आपके ऊपर राज करना शुरू कर देते हैं। फिलहाल अभी तक हमने ये जाना कि पॉलिटिक्स एक प्रक्रिया है जो सभी तरह के विवादों को जस्टिस के साथ सुलझाती है, और साथ ही पॉलिटिक्स एक पावर स्ट्रगल भी है। और इसी पॉलिटिक्स की साइंटिफिक स्टडी को हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड सभी चीज़ों को बिना किसी पूर्वाग्रह के ऑब्जर्व करते हैं और सभी घटनाओं का स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का मकसद है अपने आसपास के पॉलिटिकल सिनारियो को समझना कि जो हो रहा है वो कैसे और क्यों हो रहा है। जैसे लोग किसी नेता या पार्टी को वोट दे रहे हैं तो किस तरह वोट दे रहे हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो उनके वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करती हैं, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है और देश की ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट का काम बस इतना है कि वो बस इन चीज़ों को ऑब्जर्व करे, रिकॉर्ड करे और एनालाइज करे। पॉलिटिकल साइंस को और अच्छे से समझने के लिए हम एक वर्ड पॉलिटी को देखते हैं। देखिए, पॉलिटी का मतलब है राज्य व्यवस्था, यानी कि एक देश में किस तरह का कानून चलता है, किस तरह का संविधान है। वहाँ कोई राजा देश चलाता है या संसदीय लोकतंत्र है, कोई प्रधानमंत्री चुना जाता है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है, इसीलिए भारत की पॉलिटी चाइना की पॉलिटी से अलग है। पॉलिटी आपको बताती है कि भारत में आपके पास न्याय पाने के लिए कितने टाइप के कोर्ट्स हैं, वो कैसे काम करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए कितने आर्टिकल्स हैं, किसी क्राइम के लिए कितने साल की जेल है, कितना फाइन है, ये सभी रूल बुक्स में लिखा होता है।
साथ ही न्याय पाने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही बड़ा और डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है और ये सभी कुछ पॉलिटी का पार्ट है। लेकिन क्या पैसों की कमी और न्याय मिलने में कोई रिलेशन होता है? क्या भारत में गरीब और पिछड़े हुए लोगों को जस्टिस मिलने में कोई प्रॉब्लम होती है? या बहुत सारे पैसे होने के कारण और पावरफुल पोजीशन में होने के कारण आप न्याय को आसानी से पा सकते हैं? एक देश में अमीर लोग किस तरह से कोर्ट्स पर, जजेस पर इफेक्ट डालते हैं? वो किस तरह कोर्ट्स, गवर्नमेंट और पूरे सिस्टम को ही मैनिपुलेट कर लेते हैं? ये ऑब्जर्व करना पॉलिटिकल साइंस का काम है। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसे ही स्टडी करता है और अपने एनालिसिस अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता है। वो इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं करता कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है या बुरा। वो अपने वैल्यूज़ को अपने एनालिसिस से अलग रखता है। अब जो हो रहा है वो अच्छा है या बुरा, इसमें सुधार कैसे हो, गरीबों और कमज़ोरों को भी सही न्याय कैसे मिले, अमीर लोग सिस्टम को करप्ट ना कर पाएँ, इसके लिए सभी लूप होल्स ख़त्म करके सिस्टम में क्या सुधार होना चाहिए, और इनफैक्ट एक सही जस्टिस होता ही क्या है? क्या किसी क्राइम के लिए कुछ साल की जेल सही जस्टिस है? जस्टिस आखिर जिम्मेदारी किसकी है? एक सोसाइटी में जस्टिस ना हो तो क्या नुकसान हो सकते हैं, और जस्टिस सोसाइटी के लिए कितना ज़रूरी है? एक सही पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, और एक परफेक्ट गवर्नमेंट कैसी होती है? ये सभी स्टडी करना पॉलिटिकल फ़िलॉसफी का काम है। ये सभी कुछ पॉलिटिकल फ़िलॉसफी का सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल फ़िलॉसफी जुड़ी है प्रिंसिपल्स से और वैल्यूज़ से। वैल्यूज़ यानी क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सही है और क्या गलत, क्या मॉरल है और क्या नहीं। पॉलिटिकल फ़िलॉसफी का मकसद है लोगों के जीवन को आसान करना, लोगों की परेशानियों को कम करना, एक ऐसा समाज बनाना जिसमें लोग खुशी से रह सकें और इंसानों का सही विकास हो सके। तो ये थे कुछ बेसिक टर्म्स जो आपको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने से पहले आने चाहिए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पॉलिटिकल थ्योरी पर। पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस का एक सब फील्ड है, यानी एक ब्रांच है। पॉलिटिकल थ्योरी में पॉलिटिकल का मतलब होता है कुछ ऐसा जो रिलेटेड हो पब्लिक से, यानी आम जनता से रिलेटेड हो, जिसका असर पूरी पब्लिक पर पड़ता हो, जैसे स्टेट, गवर्नमेंट और लॉज। वैसे तो पॉलिटिकल थ्योरी की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी को डिफ़ाइन करते हैं। फिर भी आप ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी एक प्रयास है इंसानों के जीवन को इम्प्रूव करने के लिए। पॉलिटिकल थ्योरी कुछ बेसिक सवालों का जवाब देने की कोशिश करती है, जैसे स्टेट क्या है, स्टेट किस लिए है, और स्टेट सबसे पावरफुल क्यों होता है, जस्टिस क्या है, फ्रीडम क्या है, और एक इंसान को किस हद तक फ्रीडम दी जानी चाहिए। आज भी हम देखें तो इन सवालों के आंसर हम आज भी खोज रहे हैं। आज भी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जस्टिस क्या होता है और जस्टिस देना किसकी जिम्मेदारी है। क्या सभी अमीरों के पैसे छीन के उन्हें गरीबों में बांट देना एक्चुअल में जस्टिस होगा? क्या किसी घिनौने जघन्य अपराध के लिए दोषी को मात्र कुछ साल की जेल की सज़ा हो जाना उसके विक्टिम के साथ जस्टिस होगा? क्या किसी पिछड़ी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे देना वास्तव में उस कम्युनिटी के साथ जस्टिस होगा? और क्या आज जो हमें जस्टिस लग रहा है वो आने वाले समय में भी सही होगा? पॉलिटिकल थ्योरी को कभी कभी पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, कभी कभी पॉलिटिकल फिलॉसफी भी कहा जाता है, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी इन दोनों से थोड़ा सा अलग है। हाँ, ये बात सही है कि पॉलिटिकल थ्योरी में पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी इन दोनों से ही हेल्प ली जाती है। इस पेज में आप एक बार पॉलिटिकल थ्योरी का पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी के साथ रिलेशन देख लीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स की साइंटिफिक स्टडी है, और इसीलिए पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल थ्योरी को अपनी साइंटिफिक स्टडी, अपना डाटा और अपना एनालिसिस प्रोवाइड कराती है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल फिलॉसफी पॉलिटिकल थ्योरी को वैल्यूज़ और प्रिंसिपल यानी अच्छे बुरे की समझ प्रोवाइड कराती है। पॉलिटिकल थ्योरी अपने साइंटिफिक पार्ट की हेल्प से पॉलिटिकल सिचुएशन को बिल्कुल एक्यूरेटली एनालाइज करता है, और अपने फिलॉसफिकल पार्ट की हेल्प से अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन को सुधारने के लिए एकदम वेल डिफाइंड सॉल्यूशन देता है। पॉलिटिकल थ्योरी को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि एक थ्योरी असल में क्या होती है।
एक थ्योरी एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है जो किसी घटना या सिचुएशन को समझने के लिए बनाई गई होती है। एक थ्योरी डेवलप करने के लिए हमें साइंटिफिक मेथड यूज़ करना होता है। साइंटिफिक मेथड यानी स्टेप बाय स्टेप स्टडी। थ्योरी को समझने के लिए हम एवोल्यूशन थ्योरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज एक साइंटिस्ट अपने आसपास के जीवों को ऑब्जर्व करता है और ये देखता है कि ये जीव तो काफ़ी सिमिलर हैं और इनके पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की वजह से इनमें थोड़े थोड़े डिफरेंस हो जाते हैं। तो ऐसे में वो साइंटिस्ट काफ़ी स्टडी करके, साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके, काफ़ी मेहनत करके एवोल्यूशन थ्योरी को डेवलप करता है और अपनी बुक्स में इसे एक्सप्लेन करता है। वो ये कहता है कि सभी इंसान और जानवर एवोल्यूशन के जरिए डेवलप हुए हैं, जो कि एक लाखों करोड़ों सालों के प्रोसेस का नतीजा है। बाद में समय के साथ और साइंटिस्ट भी आते हैं। वो ये देखते हैं कि इस थ्योरी में कुछ कमियां हैं। वो पिछले साइंटिस्ट को उसकी गलती के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं और इस थ्योरी में अपनी तरफ से इम्प्रूवमेंट करते हैं। इस तरह से साइंटिस्ट 1, साइंटिस्ट 2, साइंटिस्ट 3 वगैरह अपने अपने एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं और एवोल्यूशन थ्योरी को और ज़्यादा एक्यूरेट बनाते जाते हैं और ज़्यादा परफेक्ट बनाते जाते हैं। इसे कहा जाता है एक थ्योरी का डेवलपमेंट। बिल्कुल इसी तरह एक पॉलिटिकल थिंकर, एक फिलॉसफर अपने आसपास के पॉलिटिकल सिनारियोस को ऑब्जर्व करता है, उनका साइंटिफिक तरीके से एनालिसिस करता है और अपनी तरफ से एक इम्प्रूव्ड पॉलिटिकल सॉल्यूशन देता है। वो एक पॉलिटिकल थ्योरी देता है। मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज एंशिएंट ग्रीस में कोई फिलॉसफर है। वो अपने आसपास ये देखता है कि सोसाइटी में बहुत इनइक्वालिटी है और गवर्नमेंट में बहुत करप्शन है। वो इस इनइक्वालिटी और करप्शन का रीज़न फाइंड करने के लिए सोसाइटी, गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन की गहरी स्टडी करता है और फाइनली अपनी बुक में एक आइडियल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट देता है और इक्वालिटी और जस्टिस जैसे कॉन्सेप्ट्स को ठीक से डिफाइन करता है। धीरे धीरे समय के साथ और भी फिलॉसफर आते हैं और इस पॉलिटिकल थ्योरी में अपने अपने इम्प्रूवमेंट देते जाते हैं, अपने पिछले फिलॉसफर को क्रिटिसाइज करते हैं और उसकी थ्योरी में कमियां बताते हैं। जैसे एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सभी लोग जन्म से इक्वल नहीं होते। कुछ लोग बुद्धिमान और ताकतवर और कुछ लोग बेवकूफ़ और कमज़ोर पैदा होते हैं और कमज़ोर और मंदबुद्धि लोगों को गुलाम बनाना बिल्कुल सही बात है। यही मॉरल है और यही जस्टिस है। साथ ही उसके अकॉर्डिंग औरतों को पॉलिटिकल लाइफ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने घर में बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। पर धीरे धीरे बाद में आने वाले थिंकर्स ने कहा कि सभी लोग जन्म से बिल्कुल इक्वल होते हैं और दूसरों को गुलाम बनाना मॉरली गलत बात है और जस्टिस के बिल्कुल खिलाफ है। साथ ही औरतों को भी पॉलिटिकल स्फेयर में हिस्सा लेने का अधिकार होना चाहिए और उन्हें उनके सभी राइट्स मिलने चाहिए। आप कार्ल मार्क्स का एग्जाम्पल लीजिए। कार्ल मार्क्स ने देखा कि इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में अमीर पूंजीपति गरीब मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट की डीप स्टडी करके कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल और कम्युनिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स दिए। धीरे धीरे बाद के फिलोसफर्स ने इस थ्योरी को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए काम किया। इस तरह थिंकर 1, थिंकर 2, थिंकर 3 वगैरह अपनी अपनी बुक्स में इन कॉन्सेप्ट्स की और अच्छी डेफिनेशन देते जाते हैं और पॉलिटिकल थ्योरी को और ज़्यादा इम्प्रूव करते जाते हैं। जैसे जैसे नए थिंकर्स जुड़ते जाते हैं, वैसे वैसे पॉलिटिकल थ्योरी का दायरा और ज़्यादा बढ़ता जाता है। पॉलिटिकल थ्योरी के सामने और ज़्यादा चैलेंजेस आते जाते हैं। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी एवोल्यूशन थ्योरी की तरह पूरी तरह साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। एवोल्यूशन थ्योरी एक साइंटिफिक थ्योरी है, उसका स्कोप लिमिटेड है और एवोल्यूशन थ्योरी को बस इससे मतलब है कि क्या हो रहा है, उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होना चाहिए। एवोल्यूशन थ्योरी में मोरालिटी की कोई जगह नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी पूरी तरह एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं बन सकती। हम इसमें से वैल्यूज़ को नहीं हटा सकते। पॉलिटिकल फिलॉसफी पॉलिटिकल थ्योरी का एक मेजर पार्ट है और पॉलिटिकल थ्योरी का मेन मकसद है ये बताना कि क्या होना चाहिए, सभी इंसानों के बीच इक्वालिटी कैसे डेवलप हो, एक अच्छा सिस्टम कैसा होना चाहिए और एक परफेक्ट गवर्नमेंट कैसी होती है, जस्टिस एक्चुअल में क्या है और कैसे एस्टेब्लिश होगा। इसीलिए एक परफेक्ट पॉलिटिकल थ्योरी
डेवलप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अच्छा, अगर आप भी पॉलिटिकल थ्योरी के डेवलपमेंट में अपना योगदान देना चाहें तो आपको इनमें से किसी एक या एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से डिफ़ाइन करना होगा और इन आइडियोलॉजीज़ को और बेहतर और इफ़ेक्टिव बनाना होगा। साथ ही आपको क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए कोई सॉल्यूशन देना होगा जिससे डेवलपमेंट पर भी बुरा असर ना पड़े। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि पॉलिटिकल सिनारियोज हर वक्त बदल रहे हैं, इसीलिए एक परफेक्ट पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप करना जो सिर्फ यूरोसेंट्रिक ना होकर पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल हो, ऐसी एक परफेक्ट थ्योरी डेवलप करना बहुत बड़ा चैलेंज का काम है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पॉलिटिकल थ्योरी में आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है। पॉलिटिकल थ्योरी में आपको ये सभी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं और इन्हें अच्छे से समझना होता है। साथ में इन सभी आइडियोलॉजीज़ के बारे में पढ़ना होता है और उसके लिए आपको अलग अलग फिलोसफर्स की बुक्स को पढ़ना होता है और इन बुक्स को पढ़ते वक्त आपको अलग अलग अप्रोचेस का यूज़ करना होता है। अप्रोच एक रास्ता या तरीका होता है जो हम स्टडी करने के लिए अडॉप्ट करते हैं। ये हमें गाइड करता है कि हम किस तरह से नॉलेज गैदर करें, एनालाइज करें और अंडरस्टैंड करें। यहाँ मैंने पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के लिए ये सभी अप्रोचेस लिखे हैं। मैं यहाँ इनके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता दूँ। सबसे पहले हिस्टोरिकल अप्रोच। आप पॉलिटिकल थ्योरी को बिना हिस्ट्री के कंटेक्स्ट के नहीं समझ सकते। हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में बहुत गहरा रिलेशन है। हिस्ट्री आज तक के सभी पॉलिटिकल सिनेरियोस के स्क्रीनशॉट्स की लिस्ट ही तो है। हमारे पास्ट में जो भी पॉलिटिकल सिनेरियोस रहे हैं उन्हें ही तो हम आज हिस्ट्री के तौर पर पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल अप्रोच में हम पॉलिटिकल थ्योरी को इस तरह समझते हैं कि हम पहले के फिलोसफर्स की बुक को उनके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में रख कर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम प्लेटो या एरिस्टोटल या मैकियावेली को पढ़ेंगे तो हम उन्हें उनके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में रख कर पढ़ेंगे। हम ये बात ध्यान रखेंगे कि जो बात उन्होंने अपनी बुक्स में लिखी है वो उन्होंने आखिर क्यों लिखी, उस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या रही होगी और उनके सामने किस तरह के चैलेंजेस रहे होंगे। ये बात ध्यान रखते हुए हम उन्हें आज के सिनेरियोस के बेसिस पर जज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एरिस्टोटल की बुक पॉलिटिक्स को एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल सिनेरियो में समझने की कोशिश करते हैं और कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। फिर आता है नॉर्मेटिव अप्रोच। नॉर्मेटिव अप्रोच में हम फिलोसफर्स की बुक को मोरालिटी के फ्रेमवर्क में जज करते हुए पढ़ते हैं। हम उनके बुक्स में ये एक्सप्लोर करते हैं कि उन्होंने अपने बुक्स में जस्टिस, मोरालिटी, इक्वालिटी, फ्रीडम, अथॉरिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को किस तरह डिफाइन किया है। अगर हम नॉर्मेटिव अप्रोच में मैकियावेली और रूसो के बुक्स को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों की नज़र में जस्टिस और मोरालिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स का अलग अलग मतलब है। रूसो के लिए अच्छाई और मोरालिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। उसके लिए ह्यूमन नेचर फंडामेंटली पॉजिटिव होता है। उसका मानना है कि इंसान बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा होता है। लेकिन मैकियावेली के लिए मोरालिटी एक फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है और हर बार इंसान का मॉरल होना ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति को मॉरल होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए इंसान का नेचर कॉम्प्लेक्स होता है और इंसान फंडामेंटली अच्छा इंसान नहीं होता। साथ ही उसके अकॉर्डिंग एक राजा की मोरालिटी एक आम आदमी की मोरालिटी से अलग होगी। एक राजा को बहुत अच्छा और पूरी तरह मॉरल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक राजा बहुत अच्छा हुआ तो वो अपना राज्य खो सकता है। इस तरह हम एथिक्स और मोरालिटी के फ्रेमवर्क में किसी फिलॉसफर को पढ़ रहे हैं तो हम नॉर्मेटिव अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मेटिव अप्रोच एक तरह का फिलॉसफिकल एनालिसिस है जिसमें हम टाइमलेस क्वेश्चंस का आंसर समझने की कोशिश करते हैं, जैसे जस्टिस एक्चुअल में क्या है, मोरालिटी क्या होती है, कौन से काम मॉरल होते हैं और कौन से नहीं। हिस्टोरिकल अप्रोच और नॉर्मेटिव अप्रोच ये दोनों ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के। फिर आता है एम्पिरिकल अप्रोच। ये पॉलिटिकल थ्योरी का साइंटिफिक पार्ट है। एम्पिरिकल अप्रोच में हम एविडेंस और डाटा को एनालाइज करते हैं। इसमें रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे पब्लिक ओपिनियन, वोटिंग बिहेवियर। इसमें इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, सर्वेस कराए जाते हैं। इसमें हम ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक ओपिनियन किस तरह गवर्नमेंट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है
एम्पिरिकल अप्रोच का ये बेनिफिट होता है कि हमें ज़्यादा रिलायबल नॉलेज मिलती है और करंट सिनारियो को समझने में ज़्यादा हेल्प मिलती है। कंटेम्प्रेरी अप्रोच के बारे में बात करें तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, यानी इसमें हम काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज का यूज़ करते हैं और इसमें हम करंट पॉलिटिकल इश्यूज और चैलेंजेस को समझते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, जेंडर के मुद्दे, इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह। यहाँ मैंने कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अपने आने वाले वीडियो में हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। इन अप्रोचेस में हम पहले के सभी थिंकर्स का, सभी आइडियोलॉजीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और इन सभी बुक्स का डीकंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी फिर से उन बुक्स को पढ़ के उनके हिडन मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। डीकंस्ट्रक्शन की हेल्प से हमें कई बुक्स के और भी मीनिंग पता चलते हैं। हमें ये समझ आता है कि एक्चुअल में वो राइटर क्या बात कहना चाहता है और किस बात को छिपाना चाहता है, साथ ही किस बात को छिपाते हुए भी जाने अनजाने में बता ही देता है। तो ये थे पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के कुछ अप्रोचेस। आप इन्हें एक बार देख लीजिए। बाद के वीडियोस में हम इन सभी अप्रोचेस को डिटेल में पढ़ेंगे। अब आप एक बार ये टॉपिक और देख लीजिए, डिक्लाइन एंड रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1950s के दौर में ये डिबेट शुरू हुई कि पॉलिटिकल थ्योरी अब डेड हो चुकी है। अब पॉलिटिकल थ्योरी के ज़्यादातर बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ये सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुके हैं। उस वक्त के एक प्रोफेसर अल्फ्रेड कोबान ने कहा कि काफ़ी टाइम से कोई बड़ा पॉलिटिकल फिलोसफर पैदा नहीं हुआ है और आज के सभी पॉलिटिकल थिंकर्स डायरेक्शन लेस हो चुके हैं और उनके बीच एक रैट रेस शुरू हो गई है एम्पिरिसिज्म की, यानी ज़बरदस्ती पॉलिटिकल साइंस को एक एक्चुअल साइंस बनाने की। इस वजह से पॉलिटिकल फिलॉसफी डेड हो चुकी है। उस वक्त के स्कॉलर्स को बिहेवियरलिज्म ज़्यादा सही लग रहा था, लेकिन बाद में बिहेवियरलिज्म का क्रेज़ भी ख़त्म हो गया, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन फिर 1970s में जॉन रॉल्स की बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के साथ फिर से पॉलिटिकल थ्योरी का रिवाइवल होता है और जस्टिस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स को दोबारा पढ़ा और समझा जाता है। तो ये 1950s के बाद ये कुछ साल का एक छोटा सा फेज़ था जहाँ थिंकर्स ने पॉलिटिकल थ्योरी को डेड मान लिया था। लेकिन आज भी कई थिंकर्स का ये मानना है कि पॉलिटिकल थ्योरी कभी भी डेड नहीं हुई थी और आज भी पॉलिटिकल थ्योरी का रेलेवेंस बना हुआ है। तो ये था पॉलिटिकल थ्योरी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैंने इस वीडियो में इस टॉपिक को काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आप कोई सजेशन देना चाहें तो उसके लिए भी कमेंट्स खुले हैं। वीडियो पूरा देखने का बहुत शुक्रिया। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।